हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फाइंड क्लासेस यूट्यूब पर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि मैंने कल शाम को अपडेट डाले थे कि हम 10th क्लास के एक चैप्टर था जिसका नाम था धातु और अधातु। चैप्टर का नाम क्या था? धातु और अधातु। इसके बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ये जो धातु और अधातु चैप्टर है ये 5 नंबर का आता है बोर्ड में। राजस्थान बोर्ड में हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये कितने नंबर का आता है? राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। यानी हम ये कह सकते हैं एक बड़ा ही अच्छा योगदान रखता है ये हमारे परसेंटेज में, यानी साइंस की परसेंटेज में इसका एक अच्छा योगदान। यानी ये 20वां हिस्सा, साइंस के 100 नंबरों में से 20वां हिस्सा ये क्या करता है? प्राप्त करता है या हमें अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि सर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके हम लक्षणों को पहचान कर भी हम कह सकते हैं कि सर ये धातु है और ये क्या है? अधातु। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप बता सकते हो कि ये जो तत्व है या ये कोई भी यौगिक है ये धातु है या अधातु, या इस यौगिक में धातु उपस्थित है या नहीं उपस्थित है। इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सर धातु की बात करूं मैं, तो सर धातु के मुख्य गुण क्या होते हैं? भौतिक प्रॉपर्टी की बात करूं या भौतिक गुणों की बात करूं, भौतिक गुणों की बात करूं जो हम क्या कर सकते हैं? बाहर से हम देख सकते हैं। उन गुणों के बारे में अपन बात करें तो भौतिक गुण कौन से होते हैं? भौतिक गुण होते हैं, धातुओं के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम बात करते हैं जितने भी धातुएं होती है वो कैसी होती हैं? चमकदार। कैसी होती हैं? चमकदार। यानी धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। इसके बाद अपन बात करें तो सर जितने भी धातुएं होती हैं वो क्या करती है? आघात वर्धनता प्रदर्शित करती है। क्या करती है? आघात वर्धनीयता। क्या करती है? आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करती है। मतलब सर ये आघात वर्धनीयता क्या होता है? आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है कि हम किसी भी तत्व को यदि ऊपर से पीटते हैं तो वो क्या करता है? चादर की तरह फैल जाता है। चादर की तरह क्या कर जाता है? फैल जाता है। जो चादर की तरह फैलता है वो गुण किसमें पाया जाता है? केवल धातुओं में होता है। और वो चादर की तरह फैलने के गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात। यानी चोट मारने से ये क्या कर जाता है? वृद्धि कर जाता है, यानी चादर की तरह फैल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। उसके विपरीत अपन बात करें कि सर अधातु में किसके बारे में अपन बात करें? सर अधातु की बात करें तो अधातु के अंदर गुण चमकदार नहीं होता, यानी अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती, लेकिन इनमें आघात वर्धनता का गुण भी नहीं पाया जाता। यानी धातु चमकदार होते हैं जबकि अधातु चमकदार नहीं होते। लेकिन हम बात करें सर ऐसा अधातु जिसकी सतह चमकदार होती है तो उसमें अपवाद की बात करें तो अपवाद कौन सा होता है? आयोडीन। अपवाद कौन सा होता है? आयोडीन। आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। लेकिन हीरे को भी माना जाता है। हीरा भी कार्बन का क्या है? अपर रूप। वो भी क्या होता है? चमकदार होता है। यानी हम ये कहते हैं कि ये दो तत्व यानी आयोडीन और हीरा दो ऐसे होते हैं जो अधातु होते हुए क्या होते हैं? ये चमकदार। यानी ये वाला जो चैप्टर है ये अपवादों पर टिका हुआ है बेटा। मैं जितने भी अपवाद तुम्हें करवाता हूं वो सबके सब अपवाद रट्टा मार लेना, ढंग से याद कर लेना। बोर्ड के अंदर आपको ऑप्शनली क्वेश्चन के अंदर अपवाद मिल सकते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर आपको अपवाद मिल सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सर ये आघात वर्धनता का गुण दर्शाते हैं क्या? धातु होते हैं, क्या वो आघात वर्धनता का गुण प्रदर्शित करते हैं क्या? जी नहीं। धातुओं को यदि ऊपर चोट मारी जाती है तो ये क्या कर जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या कर जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं। यानी इनका क्या हो जाता है? गुण टूटने का गुण पाया जाता है। और ये टूटने का गुण क्या कहलाता है? भंगुरता। क्या कहलाता है? ये भंगुरता। यानी हम ये बात करें कि धातु कैसे होते हैं? भंगुरता का गुण प्रदर्शित करते हैं। भंगुरता का अर्थ होता है चोट मारने से क्या कर जाते हैं? वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करें। पहला हमने लिखा था धातु के अंदर धातु की सतह क्या होती है? चमकदार। यानी चमकदार सतह
सतह होती है। और इसके बारे में अपन बात करें, अ धातु में हमने क्या पढ़ा, अ धातु में हमने पढ़ा ये इनकी सतह चमकदार चमकदार सतह नहीं होती। लेकिन अपवाद हमने पढ़ा, अपवाद हमने पढ़ा कि सर आयोडीन और अपवाद क्या पढ़ा, हीरा, दो ऐसे होते हैं जो अ धातु होते हुए भी चमकदार होते हैं। सिर इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी इनके ऊपर चोट मारने से ये चादर की तरह फैल जाते हैं। सर इनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होती है। कैसी होती है इनकी प्रकृति, भंगुर, यानी ये क्या कर जाता है, चोट मारने से टुकड़ों में टूटता है, टुकड़ों में टूटता है। क्या करता है, टुकड़ों में टूटता है। इसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो धातु क्या होते हैं, प्रकृति में कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कठोर अवस्था में, यानी अलग अलग धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है, लेकिन ये सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इनको पंच करने से आसानी से दबते नहीं है, यानी इनको क्या नहीं किया जा सकता, अपने ये कह सकते हैं इन पर दाब नहीं बढ़ाया जा सकता, या इनको क्या नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। लेकिन धातुओं में भी अपवाद है कि सर तीन ऐसी धातु जो आसानी से चाकू की सहायता से क्या की जा सकती है, काटी जा सकती है, वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। वो कौन सी है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है सर, अपवाद। क्या है ये, अपवाद है। इनको चाकू की सहायता से क्या किया जा सकता है, चाकू की सहायता से क्या किया जा सकता है, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। ये अधिक कठोर होते हैं, इनकी कठोरता अधिक होती है। इनकी बात करूं तो ये धातु की तुलना में कठोर कम होते हैं, ये कठोर कम होते हैं। क्या होते हैं, कठोर कम होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद होता है, यानी एक ऐसा अधातु जो प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर अवस्था में पाया जाता है, उसकी अपन बात करें तो वो कौन सा होता है, सर कार्बन का अपर रूप। सर कार्बन का अपर रूप, सर कार्बन का अपर रूप क्या होता है, अपर रूप कौन सा, हीरा। हीरा एक ऐसा पदार्थ है या ऐसा अधातु है जो प्रकृति में क्या होता है, सर्वाधिक कठोर होता है। हीरा क्या होता है, सर्वाधिक कठोर होता है। इसके बाद अपन बात करें अन्य गुणों की, तो सर तन्यता के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, तो तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है कि धातुओं को खींचकर क्या बना सकते हैं, तार के रूप में बदल सकते हैं। धातुओं को खींचकर तार में बदलना, तार में क्या करना, बदलना, ये क्या कहलाता है, धातुओं की तन्यता को प्रदर्शित करता है। और सर्वाधिक तन्यता किसमें पाई जाती है, सोने में। यानी 1 ग्राम सोने का हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। जबकि हम देखते हैं कि अधातु में तारत्वता का गुण नहीं होता, जबकि अधातु में हम देखते हैं तारत्व का गुण नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं सर धातु जो होते हैं सामान्यतः किस अवस्था में मिलते हैं। हमें धातु की अवस्था की बात करें तो धातु सदैव हमेशा कठोर अवस्था में मिलते हैं, या ठोस अवस्था में, सॉरी कठोर अवस्था में नहीं, इनकी अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। धातु हमेशा ठोस अवस्था में मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ठोस अवस्था में। जबकि अधातु की बात करूं सर मैं, तो अधातु हमें तीनों अवस्था में मिलते हैं, यानी द्रव, ठोस और गैस अवस्था में। द्रव, ठोस और गैस तीनों अवस्था में मिलते हैं। द्रव की बात करूं मैं, द्रव की बात करूं तो ब्रोमीन, कौन सी, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं गैस की, तो नाइट्रोजन, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस ऐसी होती है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें कि सर ये जो होते हैं ठोस अवस्था की बात करें तो मरकरी और पारा, कौन है, मरकरी और पारा, दो ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर किस रूप में मिलती हैं, द्रव अवस्था में। किस में मिलती हैं, द्रव अवस्था में। ये इसमें अपवाद है, द्रव अवस्था में। यानी दो ऐसी धातुएं जो कमरे के तापमान पर किस में मिलती हैं, ये क्या है, अपवाद। किस अवस्था में मिलती हैं, द्रव अवस्था में। यानी हम बात करें किसकी, कि सर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी और पारा दो ऐसी धातुएं हैं
मरकरी या पारा दो ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती हैं, कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। इसके बाद अपन बात करें कि सर अधातु, तो अधातु द्रव ठोस और तीनों अवस्था में पाई जाती है, लेकिन हम बात करें कि सर द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है, ब्रोमीन पाई जाती है। गैस अवस्था में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाया जाता है। और ठोस अवस्था में लगभग अधिकांशतः कौन सी जितनी भी धातुएं हैं वो किस में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं चालकता की। किसकी बात करते हैं, चालकता की, यानी कौन विद्युत या उष्मा की चालकता प्रदर्शित करती है। तो धातुएं विद्युत और उष्मा की चालक होती है। विद्युत व उष्मा की क्या होती है, सुचालक। धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक होती है। जबकि हम बात करें अधातु की, तो ये विद्युत और उष्मा की क्या होती है, कुचालक। विद्युत व उष्मा की क्या होती है, ये कुचालक। क्या होती है, ये कुचालक। सुचालक का अर्थ होता है इसके अंदर से विद्युत और उष्मा प्रवाहित हो सकती है, जबकि कुचालक का अर्थ होता है ये ना तो विद्युत का प्रवाह करती है ना ही उष्मा का प्रवाह करती है, लेकिन एक ऐसी अधातु होती है जो विद्युत का प्रवाह करती है और विद्यार्थी हमेशा उसका उपयोग करता है। वो होती है पेंसिल के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट। वो भी कार्बन का अपरूप होता है बेटा। ये भी क्या होता है, कार्बन का अपर रूप। क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रेफाइड, क्या होता है, ग्रेफाइड। ये ग्रेफाइड अधातु, ग्रेफाइड अधातु होते हुए भी क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन हम बात करें किसकी, कि सर जो धातुएं होती है इसमें क्या अपवाद होता है चालकता में, तो धातुओं में भी इसमें अपवाद पाया जाता है। धातु की बात करें तो दो धातुएं लेड और मरकरी। लेड और मरकरी, कौन सी, लेड और मरकरी। लेड और मरकरी क्या होती है, धातु होते हुए भी उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। लेड और मरकरी दो ऐसी धातुएं होती हैं जो धातु होते हुए भी उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। यानी ये दोनों की दोनों उष्मा की क्या होती है, कुचालक। क्या होती है, ये कुचालक। तो ये क्या हो गया इसमें अपवाद। इसके बाद अपन बात करते हैं सर, इसके बाद में मैं धातु और अधातु में अपवाद की बात करूं, इसके बाद में धातु और अधातु में अपवाद की बात करूं, तो धातु के बारे में अपन बात करें, नेक्स्ट गुण की बात करें, तो धातु में ध्वनि का गुण पाया जाता है। यानी धातु क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि का गुण होता है, यानी इसकी सतह पर जब हम चोट मारते हैं तो ये क्या करता है, ये क्या कर सकता है, ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। यानी धातु में ध्वनि का गुण पाया जाता है। यानी इसकी कठोर सतह पर जब यदि कठोर वस्तु से चोट मारी जाती है तो ये क्या उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। जबकि अधातु की सतह ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, उत्पन्न नहीं करती है। ये इसके बारे में गुण हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि सर सबसे पहला गुण हमने देखा था कि धातु की सतह चमकदार होती है, ठीक है। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती, धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते। अपवाद पढ़ा था कि हमने कठोरता में धातु का दो तीन धातु पढ़ी थी, लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। ये तीन ऐसी धातु थी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम नहीं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन ऐसी धातु थी जिन्हें हम आसानी से चाकू की सहायता से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जबकि हमने अधातु में पढ़ा था कि दो ऐसी अधातु होती है जो क्या करते हैं, दो ऐसी अधातु होती है जो प्रकृति में सबसे कठोर होती है। दो मतलब एक तो हीरा हो गया, एक हीरा को हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सर इसके बाद अपन बात करें कि सर और क्या होता है धातुओं में, गुणों में अंतर की बात करें तो हम बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं कि सर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो धातु के रासायनिक गुणधर्म में देखें तो धातु क्या करते हैं, धातु के अंतिम कोश में अधिकतम या अधिकतम नहीं, सीधा लिखते हैं, अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन प्रदान कर धन आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, धन आवेशित हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, धनावेशित धनावेशित हो जाते हैं। यानी इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का गुण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अधातु में। तो अधातु क्या करते हैं, अधातु के अंतिम कोश में चार से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है इस पर, नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेशित होते हैं। ग्रहण करते हैं और ऋण आवेशित होते हैं। क्या होते हैं ये, ऋण आवेशित होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि धातुओं के अंतिम कोश में यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करके अंतिम कोश को क्या कर लेता है, पूर्ण रूप से इसका अंतिम कोश पीछे वाला हो जाता है। यानी जैसे मान लो उदाहरण के लिए सोडियम की बात करते हैं हम, बात किसकी करते हैं, सोडियम की। किसकी बात करते हैं हम, सोडियम की बात करते हैं। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है। देखो हम बात करते हैं सोडियम की। जैसे मान लो सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। और इसमें प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11। अब समझना, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 8, 2, 8 और 1 होता है। अब इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और या अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका अंतिम कोश क्या हो जाएगा, ये। और अंतिम कोश क्या होता है, भरा हुआ। तो इसको ये आसान लगता है कि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे। क्या कर दे, त्याग दे, या किसी दूसरे को प्रदान कर दे। क्या कर दे, त्याग दे या दूसरे को प्रदान करेगा। तो इसका अंतिम कोश 8 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, अम होता है, ये अल होता है। तो अंतिम कोश कौन सा हो जाएगा, अल हो जाएगा। और अल कोश क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, अने प्लस। ये प्लस क्यों आता है, ये प्लस इसलिए आता है कि जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की जगह, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10। और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 11। अब 10 और 11 एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, तो एक प्रोटॉन पीछे क्या रह जाता है, शेष। वही इस पर क्या दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है। यानी क्या आता है, इसके ऊपर प्लस आता है। अब हम बात करते हैं सर क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं, क्लोरीन की। ये तो सर किस में हो गया, किसके अंदर हो गया, ये उदाहरण किसके अंदर हो गया, हम देखते हैं। ये उदाहरण किसके अंदर हो गया, ये उदाहरण किसके अंदर हो गया, धातुओं के अंदर। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। तो सर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसके अंदर प्राथमिक कोश में 8, दूसरे कोश में, प्राथमिक कोश में 2, द्वितीय में 8 और तीसरे में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसके अंतिम कोश को पूर्ण रूप से भरने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आवश्यकता। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो या क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन प्रदान करे। तो हम ये देखते हैं कि इसको ये लगता है कि 7 इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, तो इसके बदले ये क्या कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। और जब इसका परमाणु क्रमांक 17 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17। और प्रोटॉन की 17 संख्या भी कितनी होगी, 17। क्या होगी, 17। प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, इसकी 17 होगी। अब देखो, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो तुम्हें पता है ये अभी 7 है, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 8। तो 2, 8, 10 और 2, 18। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18 होगी। और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, सर 17 है। यानी 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, यानी न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन उसके बदले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। तब इसके ऊपर क्या आता है, -1 आता है। क्या आता है, -1। तो अब इसके पास -1 और इसके पास क्या होता है, +1। इसके पास क्या होता है, +1। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरीन -1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। पूछ लिया जाए सोडियम +1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कितनी होती है, 10। कितनी होती है, इसमें 10। प्रोटॉन की संख्या पूछ ली जाए तो इसमें कितनी होती है, 11। और इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन की संख्या पूछ ली जाए तो इसमें कितनी होती है, 17 प्रोटॉन होते हैं। ये संख्या पूछी जाती है। तो इसी प्रकार हम ये कहते हैं कि धातु क्या करते हैं, अपने अंतिम कोश को पूर्ण रूप से भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान या 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान या 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं।
जबकि अधातु क्या करते हैं, उसके अंतिम कोश में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा उचित क्षमता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो इसके बाद में नेक्स्ट गुण की बात करें धातुओं की, नेक्स्ट गुण की बात करें धातुओं की, तो धातु होते हैं, धातु जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड क्या प्रदान करते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड क्या प्रदान करते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। या हम कह सकते हैं धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड। अब हम बात करें कि सर ये जो धातु हाइड्रोक्साइड है या ये जो धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, धातु हाइड्रोक्साइड ही प्रदान करता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। समझना बात को, ये जो धातु ऑक्साइड है इसके अंदर जब जल मिलाते हैं तो ये धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस धातु हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। सर हमें कैसे पता चला इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, देखो उदाहरण के लिए मैं क्या करता हूं, धातु लेता हूं सोडियम, क्या लेता हूं, सोडियम, और इसके अंदर क्या मिलाता हूं, ऑक्सीजन। मुझे पता चलता है कि ये क्या बनता है, Na2O बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। और इस सोडियम ऑक्साइड को किस में मिलाता हूं, H2O में, किस में मिलाता हूं, जल में, और जैसे ही जल में घोलता हूं ये क्या बना लेता है, NaOH। और ये NaOH की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। ये हमें पता कैसे चलता है कि सर ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला। इसके आधार पर हम ये कहते हैं कि धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। जबकि हम इसके विपरीत बात करें तो अधातु के ऑक्साइड, इसके विपरीत हम बात करें, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक ही लाइन में बताऊंगा। सर अधातु की बात करें, अधातु सॉरी ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अधातु की। अधातु की बात करें तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। इनके बारे में ज्यादा एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दे रखी है, तो इस अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। केवल याद रखना अधातु से ए से ऑक्साइड और ए से क्या होता है, अम्ल। यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। ये क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को किस में परिवर्तित कर देते हैं, लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ये इनके दो क्या हो गए, अच्छे रासायनिक गुणधर्म हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं सर, इसके बारे में और बात करें तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करें तो रासायनिक गुणधर्म में हमने देखा कि धातुओं को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, तो धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। सभी धातु हमें पता है आपको कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। लेकिन हम और डिटेल में बात करें तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगी, धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्या रहेगा, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। इसके ढांचे की बात करें तो जितने भी धातु होते हैं, मुख्य रूप से अधिकांश धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जब इनको जलाते हैं तो इनके क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड। क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड। क्या बनते हैं, धातु ऑक्साइड। जैसे हम बात करते हैं सर कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर को क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं, वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तो ये क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, या हम बात करते हैं सर मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम को भी वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बारे में अपन बात करें सर कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काले रंग की परत बनाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉपर है, ये कॉपर आसानी से ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता, ना ही जलता है आसानी से। लेकिन यदि हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि कॉपर के ऊपर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड, काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की क्या बन जाएगी, परत। काले रंग की क्या बन जाएगी,
परत। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉपर को यदि हम जबरदस्ती जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जलेगा तो नहीं, लेकिन इसके ऊपर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी। जबकि मैग्नीशियम को हम, जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जा सकता है, यानी उसको बदला जा सकता है, उसको गर्म करते हैं या जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, क्योंकि ये नीले लिटमस पत्र, सॉरी लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अब हम बात करते हैं सर, इसी प्रकार सर एल्यूमिनियम की वायु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जब सर हम एल्यूमिनियम के वायु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, Al2O3 का निर्माण होता है। उसी प्रकार सर Zn की जब वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, ZnO बनता है। क्या बनता है, ZnO। लेकिन हम बात करते हैं, आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि ये दो धातुओं के ऐसे ऑक्साइड हैं जिन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन से ऑक्साइड कहते हैं हम इन्हें, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। सर इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड इसीलिए कहते हैं कि बेटा ये क्या करते हैं, जब इनकी प्रकृति के बारे में बात करूं तो यह अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। सर हमें पता कैसे चलता है दोनों की तरह व्यवहार, ये इतने खतरनाक होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड कि ये जब धातु के पास जाते हैं तो अम्ल की तरह, सॉरी जब ये क्षार के पास जाते हैं तो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, और अम्ल के पास जाते हैं तो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, क्षार की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। बड़े खतरनाक सातिर हैं ये दोनों के दोनों ऐसी धातु ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब हम बात करें इसकी, तो सर जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, HCl के साथ करवाते हैं, तो हमें पता है AlCl3 प्लस क्या प्राप्त होता है, प्लस हमें जल का निर्माण होता है। क्या प्राप्त होता है, H2O का निर्माण होता है। उसी प्रकार सब, अब जब सर हम Al2O3 की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं, तो क्या बनता है, NaAlO2 का निर्माण होता है, और साथ में किसका निर्माण होता है, जल का। किसका निर्माण होता है साथ में, NaAlO2 का, यानी साथ में किसका निर्माण होता है, जल का। अब देखो बेटा, ये भी लवण है, ये भी क्या है, लवण, और ये भी क्या है, लवण। अब ट्विस्ट देखना, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जब अम्ल के साथ, अब लवण किस कंडीशन में बनता है, लवण और जल किस कंडीशन में बनता है। अब हम बात करें सर कि सर किसी भी, मान लो A+B, और यहां क्या बन रहा है, लवण, और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि B की प्रकृति क्षार है तो A की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्ल, क्योंकि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तभी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। यदि मैं ये कह दूं कि सर A+B दोनों मिलते हैं फिर से, और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल। और यदि इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय, इसकी प्रकृति अम्लीय है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। ये फिक्स होता है, ये क्या होता है, फिक्स। जैसा कि हमने बताया था तुम लोगों को, हमने बताया था, 2 मिनट रुकना थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बताया था कि सर Al2O3 की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ करवा रहे हैं, तो लवण बनता है। क्या बनता है, लवण, और साथ में क्या निकलता है सर, पानी, यानी AlCl3। ये एक प्रकार का क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण है। क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, लवण। सर जब हम Al2O3 की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है, NaAlO2, और साथ में क्या निकलता है, H2। ये भी क्या होता है, लवण। अब समझना, ये है अम्ल, ये क्या है, अम्ल, तो ये क्या हो गया, क्षार। क्या हो गया, क्षार हो गया। ये क्या है सर, ये है क्षारक, ये क्या है, क्षार है, तो ये क्या हो गया, अब अम्ल। अब देखो ट्विस्ट समझ में आ रहा है, इसमें ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, और इसमें ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह। इसी गुण के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। क्या बोलते हैं इसको,
उभयधर्मी। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल यदि अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो मेरी इस मेहनत के लिए आप मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं जैसे बोलता हूं ना वैसे पढ़ लेना तुम लोग। तुम्हारे 90 प्लस नंबर पक्के हैं। 90 प्लस का मतलब ये होता है कि 91 भी बन सकते हैं, 92 भी बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं? 100 भी बन सकते हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के 90 प्लस नंबर बने हुए हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ बच्चों के कितने नंबर हैं? 100 नंबर भी बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं तो मैं पढ़ाता हूं एक स्कूल में। एक बड़ी स्कूल है मेरे क्षेत्र की, इसका एक बड़ा नाम है। उसका नाम मैं उजागर नहीं कर सकता आप लोगों के सामने, ठीक है, लेकिन ये मेरा अपना खुद का पर्सनल टीचिंग कार्य बोल सकते हैं, टीचिंग की क्लास है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैं आप लोगों को धातु और धातु कितनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि मेरे इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं कि सर हमें पता है कि सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। ये क्या करते हैं? अलग अलग कंडीशन के आधार पर अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर जितने भी धातु ऑक्साइड है वो जल के साथ घुलनशील है। अधिकांश से बात कर सकते हैं कि अधिकांश से जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन इसमें से कुछ जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? क्षार प्रदान करते हैं। इसके बारे में अपन बात करते हैं। हमारा पॉइंट क्या है कि अधिकांश 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 धातु ऑक्साइड क्या करता है? जल में क्या करता है? घुलनशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और क्या करते हैं? जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? क्षार। अब देखो सर कैसे, जैसे मैं बात करता हूं सर पोटेशियम K2, ये धातु का ऑक्साइड, इसको जब जल में घोला जाता है तो इसका निर्माण किसका होता है? KOH का। क्या निर्माण होता है? KOH। उसी प्रकार हम बात करते हैं सर सोडियम की, Na2O की। ये भी जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? NaOH। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? क्षार। क्या होते हैं? क्षार, जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला। क्या कर देते हैं? नीला। इसके बाद हम देखते हैं सर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। भिन्न भिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। जैसे अपन बात करते हैं सर, इसका कहने का मतलब यह है कि जितनी भी धातुएं हैं सभी धातुएं जल के साथ एक जैसी क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात अलग अलग धातु अलग अलग क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। अब करते हैं हम इनकी क्रियाशीलता के बारे में बात। जैसे सर हम एक नंबर लेते हैं सक्रियता श्रेणी में, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, उसके बाद में क्या होता है? सोडियम। ये दो ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ अति क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। यानी ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर ये क्या पकड़ देते हैं? आग। यानी यदि हमें आग लगानी है बिना माचिस और तीली के तो किसका उपयोग कर सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम का। यदि हमें आग लगानी है, कई बार कहते हो ना कपड़ों में आग लग गई, यहाँ पर आग लग गई, फूले में आग लग रही है, पता ही नहीं आग कहाँ से आ रही है। वो किससे लग रही है? सोडियम और पोटेशियम से। किससे लग रही है? सोडियम और पोटेशियम से। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा था, मैंने देखा नहीं, देख लिया। सोडियम और पोटेशियम से आग लगती है। यानी हम कहते हैं कि दो ऐसी धातुएं जो वायु में खुला छोड़ने से क्या कर लेती है? आग पकड़ देती है। क्या पकड़ देती है? आग पकड़ लेती है। यानी इतनी ज्यादा ये क्रियाशील होती है, इनकी क्रियाशीलता इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक क्रियाशील होते हैं ये, इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि ये खुले में छोड़ने पर क्या कर लेते हैं?
आग पकड़ देते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि अभिक्रिया इतनी अधिक ऊष्मा छिपी होती है कि आग पकड़ देती है। तो सर बचाने के लिए हम क्या करें? अभी पता है तुम लोगों को, कहीं पर भी रखें ऑक्सीजन उपस्थित है। तो सर इसको बचाने के लिए हम किस में रखते हैं? केरोसिन में। किस में लिखते हैं? केरोसिन में। किस में रखते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं। यानी सोडियम और पोटेशियम को आग नहीं लगे, इसलिए इसको हम क्या करते हैं सर? केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अन्य धातुओं की बात करूं तो सर मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये ऐसी धातुएं हैं जो सामान्य ताप पर भी क्या कर लेती हैं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं और इनके ऊपर ऑक्साइड की परत का निर्माण हो जाता है। परंतु इन धातु को हम पुनः ऑक्सीकरण से, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर मैग्नीशियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बना लेता है अपने ऊपर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बना लेता है? परत। ये परत इसलिए बनती है कि इस धातु का आगे और संक्षारण नहीं हो। क्या नहीं हो? ये आगे और ज्यादा धातु खराब नहीं हो। इसी प्रकार एल्यूमिनियम में पाया जाता है, Al2O3 का निर्माण होता है। इसी प्रकार जिंक में पाया जाता है, Zn का निर्माण होता है। इसी प्रकार किसमें होता है? Pb यानी लेड में निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो सर आयरन। सर आयरन एक ऐसी धातु है जो नॉर्मल कंडीशन पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। हम कितना भी ताप बढ़ा लें, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लें, ये धातु आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती। लेकिन यदि हम आयरन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, क्या कर ले? छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इन टुकड़ों को जब किसी जलती हुई आग, या हम ये कह सकते हैं बर्नर की जलती हुई आग में डालते हैं, तो ये ज्वाला में क्या करने लग जाते हैं? ज्वाला में जलने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? आयरन के टुकड़े ज्वाला में जलने लग जाते हैं। तो शर्त यही है कि यदि आयरन को जलाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको डाला जाता है तो ये क्या करने लग जाता है? आयरन जड़ने लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर कॉपर की। किसकी बात करते हैं? कॉपर की। कॉपर का आसानी से दहन होता ही नहीं है। कॉपर का दहन होता नहीं है, लेकिन हम जब कॉपर को जलाने की कोशिश करते हैं तो कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की क्या बन जाती है? काले रंग की परत बन जाती है। क्या बन जाती है? काले रंग की परत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो सर हम अब पीछे रह गया सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड की बात करूं, Au और Ag की। ये सिल्वर और गोल्ड दो ऐसे तत्व हैं जो किसी भी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते, यानी ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाए जाते हैं। Ag और Au ऐसे धातु हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते। हमने पढ़ा पोटेशियम की, सोडियम की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, जिंक की, लेड की, कॉपर की, Au और Ag की, इन सब की अभिक्रिया पढ़ी। इन सब में हमने देखा कि Ag और Au दो ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो वो इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं कि आसानी से खुली वायु में क्या कर लेते हैं? आगे पकड़ देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, मैं देखता हूं कितना टाइम हो गया, शायद 40 से 45 मिनट हो गए। ठीक है, आज का ये नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक रहेगा। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया की बात करूं तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो पहले तो क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। और साथ में किसका निर्माण होता है? धातु ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातुएं क्या करती है? जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो पहले तो धातु ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन धातु ऑक्साइड क्या करते हैं? जल तो उपस्थित होता ही है, तुम्हें भी पता है कि उसी समय जब ये धातु ऑक्साइड बनते हैं तो उसके वातावरण में जल तो उपस्थित होता है, और ये धातु ऑक्साइड तुरंत क्या बनाते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेते हैं? धातु हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया में, हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब हम दो धातु की बात करते हैं, वापिस वही कि सबसे पहले हम किसको लेते हैं? सोडियम और पोटेशियम।
सोडियम और पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया तुम्हें बताया गया था कि ये क्या करती है, ऑक्सीजन में आग पकड़ लेती है। तो हम पानी में भी आग किसकी सहायता से लगा सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम की सहायता से। आपको जब भी पानी में आग लगानी हो तो साइंस टेक्निक का यूज करना और सोडियम और पोटेशियम को क्या डाल देना, डायरेक्ट पानी में डाल देना। आप देखोगे कि पानी में क्या लग गई, आग। कई बार लोग कहते हैं ना कि तू पानी में आग लगा सकता है। कि आप आज लोग देखते हो कि भारत में तांत्रिक लोग बहुत होते हैं, वो क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम की सहायता से पानी में क्या लगा देते हैं, आग। और भारत के लोग पता है तुम्हें अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। क्यों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोग देवताओं पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक देश है। तो इन आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोगों को इन चीजों में फंसाना बहुत आसान होता है। तो हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ रिएक्शन करती हैं और क्या करती हैं, आग पकड़ देती हैं। क्या पकड़ देती हैं, आग। यहां हम ये कहते हैं ये क्या हो जाती है, प्रज्वलित। प्रज्वलित क्या हो जाती है, ये प्रज्वलित हो जाती है। अब देखो सर कैसे। अब हम बात करते हैं सर, हमने सोडियम को किस में डाला, जल में। किस में डाला, जल में। जैसे सोडियम को जल में डालेंगे हम, अब अभी बार बार Na2O नहीं बनाएंगे, बार बार ये नहीं बनाना है। अब तुम्हें पता है ये बनता ही बनता है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या बनाना है, NaOH, और साथ में क्या बनाना है, H2 गैस। और ये जो रिएक्शन होती है ना, वो अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है, अत्यधिक उष्माक्षेपी। अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अत्यधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ये अत्यधिक उष्माक्षेपी। अब तुम समझना कि सर पानी के अंदर जो आग लगती है, क्या वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से लगती है, नहीं 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 नहीं। पानी के अंदर जो आग लगती है वो किसके कारण लगती है, हाइड्रोजन के कारण। किसके कारण लगती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, अत्यधिक क्रिया के साथ पानी से बाहर निकलता है, जिसकी गति के कारण पानी में क्या लग जाते हैं, आगे लग जाती है। इसी प्रकार से पोटेशियम में होता है। पोटेशियम भी जल के साथ रिएक्शन करता है और और क्या करता है, KOH और प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन। और ये क्या पकड़ देती है, आग पकड़ देती है। क्या पकड़ देती है, आग। और ये भी क्या होती है, अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो सर कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें, टॉपिक नंबर सेकंड। सर कैल्शियम की किसके साथ अभिक्रिया, H2O के साथ अभिक्रिया। सर कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। प्रकृति कैसी होती है, जल की, ठंडा होता है। ये कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। यानी सर कैल्शियम क्या करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या होता है सर, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ये हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे निकलती है। क्या निकलती है, धीरे धीरे। जिसके कारण क्या होता है कि ये हाइड्रोजन गैस इसी कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर चिपक जाती है। इस प्रकार से क्या कर जाती है, कैल्शियम के ऊपर ही चिपक जाती है इस प्रकार से। अब जब ये कैल्शियम के ऊपर चिपक जाती है, कोई गैस किसी तत्व या किसी यौगिक के ऊपर चिपकती है, तो तुम्हें पता है कि वो पानी की सतह के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सतह के ऊपर चिपक जाती है। क्या कर जाती है, चिपक जाती है। जिसके कारण ये पानी की सतह पर क्या करने लग जाता है, पानी की सतह पर क्या करने लग जाता है, तैरता है। क्या करता है, ये तैरता है। पल्ले पड़ गई बात। यानी हम ये कहते हैं कि सर सोडियम और पोटेशियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये प्रज्वलित हो जाता है। हाइड्रोजन इतनी तेजी से निकलती है, ये अभिक्रिया उसमें छेपी होती है, जिससे पानी में वो दो धातुएं आग पकड़ देती है। उसके बाद हमने बात की कैल्शियम की, तो ठंडे जल के साथ ये भी अभिक्रिया करती है, लेकिन ये अभिक्रिया बहुत धीरे होती है। क्या होती है, अभिक्रिया बहुत धीरे। अब जब अभिक्रिया बहुत धीरे होती है तो हम ये देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन निकलता है ये इसी के ऊपर क्या कर जाता है, चिपक जाता है। हाइड्रोजन क्या कर जाता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर ही चिपक जाता है। चिपकने से ये पानी की सतह पर क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो सर मैग्नीशियम की। कैल्शियम के बाद में हम बात करें तीसरे पॉइंट पर, तो क्या आता है, अम्जी। क्या आता है, अम्जी। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, और ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है।
यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया केवल 3 धातु करती है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। जबकि गर्म जल के साथ कौन करता है? मैग्नीशियम। कौन करता है? मैग्नीशियम। अब हम देखते हैं कि सर मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। हमने क्या किया? Mg+ क्या निकाला? H2। जल कौन सा है? ये गर्म जल है। गर्म जल इसके साथ जैसे भी अभिक्रिया करता है, हम देखते हैं कि गर्म जल जैसे इसके साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल जैसे इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? MgOH2 प्लस कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। यह भी अभिक्रिया बहुत धीरे होती है। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद करो, एंटासिड के रूप में करते हैं अपच की स्थिति में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका उपयोग है, एंटासिड के रूप में करते हैं। हम 360 डिग्री के रूप में भी काम कर सकते हैं या 360 डिग्री तैयार कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा तत्व या ऐसा यौगिक आता है जो हमारे जान पहचान का होता है, हमने जहां पर पहले पढ़ रखा है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, तो साथ साथ में आप इसका क्या करते रहना? कमेंट करते रहना। अब हम देखते हैं कि यहां पर भी हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे निकलती है, तो यहां पर भी वही क्रिया होती है जैसे कैल्शियम में होती है। यहां पर भी क्या होती है कि हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम की सतह पर क्या कर जाती है? चिपक जाती है। सर क्या होता है? मैग्नीशियम की सतह के ऊपर क्या कर जाती है? ये चिपक जाती है, जिसके कारण ये भी क्या करने लग जाता है? पानी, ये भी क्या करता है? पानी में तैरता है। ये भी क्या करता है? पानी में तैरता है। तो दो ऐसी धातुएं जो जल के साथ अभिक्रिया करके पानी के ऊपर तैरती हैं, तो वो कौन सी है? एक कैल्शियम और दूसरी कौन सी है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। अब इसके बाद में अपन बात करें कि सर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो सर किसके साथ अभिक्रिया करती है? तीसरे पॉइंट की बात करूं मैं, अच्छा इतनी ही बनती है स्लाइड, है ना, 20 स्लाइड होगी बेटा। 20 स्लाइड के लिए सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो कि इस चैनल पर आपको 10वीं क्लास के अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। 1 मिनट में इसको क्या कर लेता हूँ, न्यू स्लाइड कर लेता हूँ। ठीक है, यस यस, ये सेव हो गई। न्यू स्लाइड के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4 की। सर टॉपिक नंबर 4 की बात करें तो हम देखते हैं सर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। सर एल्यूमिनियम, आपी और जिंक, 3 ऐसी धातुएं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे जल के साथ, ठंडा जल इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं करती और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो सर किस जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ये करेगी वाष्प के साथ, यानी जल की कौन सी अवस्था? वाष्प अवस्था या भाप के साथ। किसके साथ? भाप के साथ अभिक्रिया करेगी। और ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है। ये क्या नहीं बनाती? हाइड्रोक्साइड नहीं बनाती है। यानी हम देखते हैं, सॉरी पीछे चलते हैं वापस, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ इस प्रकार से सेट करते हैं। सर एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम जल के साथ घुलता है और क्या बनाता है? Al2O3 का निर्माण करता है और साथ में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं सर आपी के साथ, आपी भी हाइड्रोजन के साथ जल के साथ अभिक्रिया करता है, Fe2O3 का निर्माण करता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही सर जडन के साथ देखते हैं, जडन भी H2O के साथ अभिक्रिया करता है और जडन O बनाता है और क्या बनाता है? H2। तो ये तीनों तत्वों सर धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बच गया? 5 नंबर की बात करें तो, सॉरी एक बार पीछे वाली स्लाइड में कर लेते हैं ना, पीछे वाली स्लाइड में हो जाएगी, ज़्यादा स्लाइडें नहीं है। हाँ देखो बेटा, देखो इसकी बात करते हैं पर ये लो देखो 5 नंबर पॉइंट की बात करें सर Au और Ag जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी सोना और चांदी, सोना चांदी कॉपर भी होता है, लेड भी होता है, जैसे देख लेते हैं Au हो गया, Ag हो गया, Pb हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या करते हैं? सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं या अत्यधिक ताप पर भी ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये रहा था कि हमने धातु और अधातु के अंतर्गत हमने अंतर पढ़ा। धातु के अंतर में हमने ये पढ़ा कि धातु क्या होते हैं, धातु की सतह चमकदार होती है जबकि अधातु की सतह चमकदार नहीं होती। अधातु में अपवाद पढ़ा आयोडीन। उसके बाद में हमने पढ़ा कठोरता। तो धातु कठोर होते हैं, लेकिन 2 धातु ऐसी होती है जो कठोर अवस्था में नहीं पाई जाती,
एक तो होती है बात करें दो धातु नहीं, तीन धातु, सोडियम लिथियम और पोटेशियम, सोडियम लिथियम और पोटेशियम, तीन धातु जो आसानी से चाकू की सहायता से काटी जा सकती है। अधातु जो सामान्यतः धातुओं की तुलना में कम कठोर होती है, लेकिन प्रकृति में एक ऐसी धातु पाई जाती है, अधातु पाई जाती है, जो अधातु भी सबसे कठोर होती है, वो होता है हीरा। बाकी अपन बात करेंगे कल। टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, धातु और अधातु में अंतर कराया, धातुओं की अभिक्रिया करवाई, किसके साथ, जल के साथ और ऑक्सीजन के साथ। मेरा चैनल आपको अच्छा लगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो आज का चैनल क्या कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, सॉरी। और धीरे धीरे सीखेंगे, यूट्यूब चैनल नया बनाया है तो धीरे धीरे मेहनत करेंगे, क्या पता अच्छी मेहनत करने से अच्छा रिजल्ट मिल जाए। और रिजल्ट सिर्फ आप लोगों से मिलेगा, किससे मिलेगा, आप लोगों से। तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, धीरे धीरे सीखेंगे। पढ़ाना तो हमें आता ही आता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें यूट्यूब चैनल पर कैसे बोलना होता है, या किस प्रकार से लोगों को चीज़ें बोली जाए कि लोग आकर्षित हो, ये धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।